हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अकाउंट्स की क्लास में। अब हम स्टार्ट करेंगे अपने 12th क्लास का सिलेबस। 12th क्लास के सिलेबस में देखो हमारे पास ना 3 बुक्स है। पहली बुक है आपके पास पार्टनरशिप अकाउंट्स, दूसरी बुक है कंपनी अकाउंट्स और तीसरी बुक है हमारे पास एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो तीन तीन बुक अब की बार आपको जो है ना करनी पड़ेगी। +1 की तरह नहीं है कि एक बुक में काम चल जाएगा। +1 तब आपकी पूरी हो चुकी, आप 12th स्टैंडर्ड में आ गए हो, तो अब आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। अब एक बुक की बजाय आपको 3 बुक्स जो है वो पूरी करनी है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना 12th का सिलेबस। तो सबसे पहली बुक है आपके पास पार्टनरशिप अकाउंट्स। पार्टनरशिप अकाउंट्स, ये वर्ड आपने सुना होगा। देखो +1 में पार्टनरशिप याद होगा आपको, बिजनेस स्टडीज के टीचर ने आपको पढ़ाया होगा बिजनेस स्टडीज में कि पार्टनरशिप जो है वो क्या होती है। उससे पहले आपने सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में भी पढ़ा होगा, याद है आपको? सोल जो ओनरशिप होती है वो क्या होती है? सोल ओनरशिप जब एक अकेला पर्सन जो है वो बिजनेस ऑपरेट करता है, बिजनेस चलाता है, सारा पैसा वही इन्वेस्ट करता है, सारा का सारा रिस्क भी वही उठाता है और सारा का सारा प्रॉफिट भी उसी का होता है, उसको हम सोल ओनरशिप का नाम दिया करते थे। सोल ओनरशिप की ना कुछ कमियां हुआ करती थी। क्या कमियां होती थी सोल ओनरशिप की? भाई एक अकेला बंदा है बिजनेस के अंदर, तो वो कितनी कैपिटल इन्वेस्ट कर देगा? एक तो कैपिटल की प्रॉब्लम होती थी, कैपिटल बहुत कम होती है उसमें। दूसरा, एक अकेला बंदा जब काम संभालता है तो कितना ही काम संभाल लेगा वो, कितनी उसकी मैनेजरियल स्किल होगी, तो लिमिटेड होती है। देखो काम करने की एबिलिटी भी, रिस्क जो लेने की जो एबिलिटी होती है वो भी। अब इन्हीं प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए ना ये नया फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना था, ये पार्टनरशिप। तो 11th स्टैंडर्ड में आप इसको थ्योरी में पढ़ चुके हो, अब आपने अकाउंट्स में पढ़ना है इसको। तो सबसे पहले देखो हम पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप होती क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हमारी पार्टनरशिप जो है वो क्या होती है। सपोज करो आप कि यहाँ पे 3 पर्सन है, ए, बी और सी। कोई भी नाम ले लो आप जो आपको अच्छे लगे, राम, श्याम, मोहन, सीता, गीता, रीता, जो भी नाम आपको पसंद हो। सपोज करो 3 पर्सन है, तीनों मिले, तीनों ने एक एग्रीमेंट कर लिया। क्या कर लिया? एक एग्रीमेंट कर लिया तीनों ने कि हम एक बिजनेस करेंगे। क्या करेंगे? बिजनेस करेंगे और जो भी प्रॉफिट होगा आपस में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। जो भी प्रॉफिट होगा उसको आपस में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ये एग्रीमेंट जब ये लोग करते हैं ना, तो ये एग्रीमेंट करने से इनके बीच में रिलेशन बनते हैं। क्या बनते हैं? इनके बीच में रिलेशनशिप बनता है। देखो, और उसी को हम क्या कहते हैं भला? पार्टनरशिप का नाम देते हैं। तो ये पार्टनरशिप का मतलब क्या हो गया है? देखो आपने याद रखना है। देखो पार्टनरशिप की जो डेफिनेशन है ना, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अकॉर्डिंग ही दे दी है आपकी बात 12th में। 11th में तो हम कुछ भी दे देते थे पार्टनरशिप की डेफिनेशन, तो वो चल जाती थी। लेकिन 12th में आपको पार्टनरशिप की डेफिनेशन पार्टनरशिप एक्ट के अकॉर्डिंग ही दे दी। तो क्या डेफिनेशन है इसकी? पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप between 2 or more persons who agreed to share the profit of a business carried by all of them, carried by all of them, or any one of them acting for all। तो ये पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है वो आपने 12th स्टैंडर्ड में याद करनी है। अब इसी डेफिनेशन के बेस पे ना हमारी कुछ फीचर्स निकल के आती है पार्टनरशिप की। फीचर्स कह लो आप इसको एसेंशियल एलिमेंट कह लो, कुछ भी कह सकते हो आप। तो कौन कौन सी फीचर्स है देखो पार्टनरशिप की। तो फीचर्स पढ़ते हैं। नंबर 1, सबसे पहले कम से कम कितने आदमी होने चाहिए? मिनिमम 2 पर्सन तो होने चाहिए। मिनिमम 2 पर्सन।
तो पार्टनरशिप के लिए ना कम से कम दो बंदों का होना तो बहुत जरूरी है। एक अकेला पर्सन अपने आप से पार्टनरशिप नहीं कर सकता। और मैक्सिमम जो है वो कितने होने चाहिए? मैक्सिमम मैक्सिमम 50 तक हो सकते हैं। आपको याद ही रखना है, देखो कि जब बात होगी पार्टनर्स की, यहां 50 पार्टनर्स हो सकते हैं, उसमें इंप्लॉय शामिल नहीं। तो मिनिमम होने चाहिए दो। सेकंड इसकी फीचर, एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, एग्रीमेंट। देखो एग्रीमेंट से ही तो रिलेशन बने, और रिलेशन को ही पार्टनरशिप बोलते हैं। तो इसका मतलब एग्रीमेंट का होना बहुत जरूरी है। एग्रीमेंट चाहे ओरल हो चाहे रिटर्न हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। ओरल से भी काम चल जाता है और रिटर्न से भी काम चल जाता है, ठीक है ना। रिटर्न ज्यादा अच्छा माना जाता है, ताकि फिर बाद में ना इनके बीच में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसीलिए आमतौर पे एग्रीमेंट रिटर्न ही अच्छा माना जाता है। और रिटर्न एग्रीमेंट को ना हम एक नाम देते हैं पार्टनरशिप डीड का, या फिर इसे आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोल सकते हैं। ये आपके पास थी सेकंड फीचर। अब थर्ड फीचर, बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुए हो ये। देखो इनके रिलेशन को ना आप पार्टनरशिप तभी कहोगे जब ये तीनों किसलिए इकट्ठा हुए? बिजनेस करने के लिए इकट्ठा हुए, चाहे छोटा बिजनेस चाहे बड़ा बिजनेस, ठीक है ना। अब मान लो ये तीन पर्सन इकट्ठा हुए, तीनों ने 1000 डिपॉजिट किए, इकट्ठा किए, और ये तीनों चल पड़े फिल्म देखने के लिए। तो यहां इनका पर्पस खुद को एंटरटेन करना है, बिजनेस करना इनका पर्पस नहीं। इसीलिए इनके रिलेशन को यहां पे पार्टनरशिप का नाम तो नहीं दिया जाएगा। इनके रिलेशन को हम क्या बोलेंगे? आप सोचो, तीन है मिलके जा रहे, पैसा लगा रहे, तो क्या बोलेंगे? इनका रिलेशन है फ्रेंडशिप, पार्टनरशिप नहीं, क्योंकि बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा नहीं। और फिर बिजनेस भी देखो कैसा होना चाहिए? लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर इलीगल बिजनेस को करने के लिए इकट्ठा होते हैं तो भी इनके रिलेशन को पार्टनरशिप का नाम नहीं दिया जा सकता। नेक्स्ट फीचर है आपके पास, नंबर 4 पॉइंट है आपके पास, देखो शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, तो इनका जो पर्पस है ना वो प्रॉफिट शेयर होना चाहिए। देखो जो भी प्रॉफिट हो, थोड़ा ज्यादा, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अगर मान लो आप देखो कि सारा प्रॉफिट ए रख लिया, तो फिर पार्टनरशिप का हो, फिर तो सोल ओनरशिप हो गई, ए ही ओनर हो गया फिर तो इसीलिए प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी एक कंडीशन है पार्टनरशिप के लिए। तो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन सब में होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, अब ये क्या होता है म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप? म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप का मतलब देखो क्या होता है बेटा, ये तीनों ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया है, तो तीनों ओनर तो है ही, तीनों ओनर तो है ही, और ये एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं। यहाँ एजेंट होने का मतलब क्या है भला? कि अगर ए कोई काम करेगा तो बी और सी भी उसके लिए बाउंड होंगे, बी कोई काम करेगा तो ए और सी भी उसके जिम्मेवार माने जाएंगे। सपोज करो बी ने किसी से उधार में कुछ खरीद लिया, किसी से भी, तो ए और सी को उन्हें पेमेंट करने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो वो पूरी फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है, क्योंकि बी ए और सी की तरह से भी, और अगर सी कोई काम करता है तो उसके लिए ए और बी भी जिम्मेवार माने जाते हैं। तो इसे कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी रिलेशनशिप, या फिर आप इसे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप भी बोल सकते हो। और एक लास्ट फीचर और इसकी, कि बिजनेस चाहे सब मिलके चलाए, कैरिड बाय ऑल ऑफ देम, या सबकी तरफ से कोई एक चलाए, सबकी तरफ से कोई एक चलाए, एक्टिंग फॉर ऑल वाला पॉइंट है, ठीक है ना। अगर कोई एक भी बिजनेस चलाएगा ना तो प्रॉफिट या लॉस का बंटवारा जो है वो सब में होगा।
ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट जो है वो सारा फिर एक ही पर्सन ले जाएगा। तो ये 6 जो है ना, ये मेन फीचर जो है वो आपकी मानी जाती है पार्टनरशिप। इनमें से कोई एक भी फीचर अगर कम हो जाए या गायब हो जाए, खत्म कर दो आप, तो पार्टनरशिप ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। जैसे ये पहली कंडीशन मिनिमम 2%, मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। मान लो पहले 2% थे, अब एक रह गया। जब एक ही रह गया तो वो तो क्या बन गया, सोल ओनरशिप बन गई। फिर वो पार्टनरशिप कहां रह जाएगी। तो एक कंडीशन खत्म होते ही आपकी पार्टनरशिप जो है वो क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो ये है आपके पास कि पार्टनरशिप होती क्या है, और उसके बाद पार्टनरशिप की फीचर्स या इसेंशियल एलिमेंट भी कह सकते हैं हम इसको। अब इसके बाद एक नेक्स्ट पॉइंट आता है, देखो पार्टनरशिप डीड के बारे में। अभी अभी हमने पढ़ा यहाँ पे कि एग्रीमेंट करने से इनके बीच में रिलेशन बनते हैं, और रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। तो ये जो एग्रीमेंट है ना, अगर ये रिटर्न में हो तो इसे पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पार्टनरशिप डीड कहा जाता है। अगर एग्रीमेंट किसमें हो भला, रिटर्न में हो। तो क्या किया जाता है, एक स्टाम्प पेपर लेके उसके ऊपर सारे रूल्स और रेगुलेशन पार्टनरशिप बिजनेस के लिख लिए जाते हैं, और फिर सारे पार्टनर्स उसके ऊपर साइन कर देते हैं। तो वो जो रिटर्न डॉक्यूमेंट हो जाता है उसी को कहते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। इसके बाद में फिर कोई अपनी बात को डिनाई नहीं कर सकता, कोई भी पार्टनर प्रूफ हो जाता है वो, अगर रिटर्न में हो। अगर ये ओरल हो तो कोई भी बात नहीं कर सकता अपनी बात से। इसीलिए अच्छा नहीं माना जाता है कि जो भी एग्रीमेंट हो वो किसमें हो, रिटर्न में हो। तो रिटर्न एग्रीमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी बातें लिखी जाती है, लगभग 15-20 बातें हैं जो इसके अंदर लिखी जाती है मेन में। तो मैं आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी बातें इसमें लिखी जाती है। नेम एंड एड्रेस ऑफ द फॉर्म सबसे पहले, उसके बाद नेम एंड एड्रेसेस ऑफ द पार्टनर्स, उसके बाद टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस, इसके अलावा टाइप ऑफ बिजनेस, फिर कैपिटल इन्वेस्टेड बाय ईच पार्टनर, कौन कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करेगा, ड्राइंग मेड बाय ईच पार्टनर, कौन कितनी ड्राइंग कर सकता है, इसके अलावा राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, क्या किसी पार्टनर को कोई सैलरी वैल्यू दी जाएगी, क्या कोई रेम्युनरेशन या कमीशन दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने % दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनसे कितने % लिया जाएगा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, क्या किसी नए पार्टनर को एंट्री दी जा सकती है, एंट्री ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, क्या कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट ले सकता है। अगर कोई पार्टनर फर्म से रिटायरमेंट लेता है तो उसे सेम डे पे पेमेंट होगी या बाद में पेमेंट होगी, पेमेंट का मोड डिसाइड करना होता है आपने। इसके अलावा अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उसका अकाउंट कैसे सेटल किया जाएगा, और फर्म डिसॉल्व कैसे होगी। इसके अलावा और भी बातें हो सकती है जो ये पहले से तय कर सकते हैं, जैसे क्या कोई पार्टनर फर्म को लोन दे सकता है। अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो उसे कितने % इंटरेस्ट दिया जाएगा, राइट। और इन सब नियमों के बावजूद भी अगर झगड़ा हो जाता है, कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उसको सुलझाया कैसे जाएगा। ये सब बातें एक स्टाम्प पेपर के ऊपर पहले से लिख ली जाती है, और सारे पार्टनर उसके ऊपर क्या कर देते हैं, साइन। तो ये क्या बन जाता है, आपका पार्टनरशिप डीड बन जाता है। इसी को ना हम आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप का नाम भी दे देते हैं, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है कि अगर ये पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया, मतलब पार्टनर्स ने ये नियम तय नहीं किए पहले से, रिटर्न में नहीं लिखा, तो फिर कौन से रूल फॉलो होते हैं। आमतौर पे जो पार्टनरशिप होती है ना, पार्टनरशिप जो हो रही है वो ना दोस्तों के बीच में होती है या रिलेटिव्स के बीच में होती है पार्टनरशिप। ऐसा तो होता नहीं कि कोई रात चलते बंदे को पकड़ लिया कि चल तू मेरे साथ पार्टनर बन जा, ऐसा तो कभी होता नहीं।
तो क्योंकि अच्छे दोस्तों में होती है पार्टनरशिप या रिश्तेदारों में होती है, तो आमतौर पे लोग क्या नहीं करते, रिटर्न में नहीं करते एग्रीमेंट, ओरली चल पड़ता है। लेकिन बाद में जब काम करने की बारी आती है, पैसा प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने की बारी आती है, तो उस टाइम लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन से बचने के लिए क्या किया कि अगर आप अपने रूल्स नहीं बनाते, अगर आप पार्टनरशिप डीड मतलब नहीं बनाते, रिटर्न में आप डॉक्यूमेंट नहीं बनाते, तो आप हमारे रूल्स फॉलो करो। तो पार्टनरशिप एक्ट में 1932 में कुछ रूल्स दिए हुए कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया गया तो कौन से रूल फॉलो करने होंगे। तो कौन कौन से रूल है वो? नंबर 1, किसी भी पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो ये पॉइंट है आपके पास, रूल्स एप्लीकेबल, रूल्स एप्लीकेबल इन absence of partnership deed. Number 1, no any interest on capital will be allowed, कह लो, will be given कह लो, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। सेकंड, नो एनी सैलरी, रेम्युनरेशन और कमीशन will be allowed to partner, will be allowed to partners, किसी को नहीं दिया जाएगा, चाहे कोई कितना ही काम क्यों ना कर ले, 24 घंटे अपना टाइम दे दे बेशक से बिजनेस में, लेकिन ना उसको सैलरी मिलेगी ना कमीशन मिलेगा। थर्ड, उनसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लिया जाएगा, नो एनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल बी चार्ज्ड, उनसे लिया ही नहीं जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। फोर्थ, अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है कैपिटल के अलावा, तो उसे कितने परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा? 6% पर एनम। अगर किसी पार्टनर ने कैपिटल के अलावा लोन भी प्रोवाइड किया फर्म, तो उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। और इसके अलावा आपके पास लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इनका? इक्वल रहेगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये है मेन आपके पास 5 पॉइंट। वैसे तो 2 और भी पॉइंट है, लेकिन अकाउंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हुआ तो ये रूल फॉलो होंगे आपके। करना ही क्या आपने? नो 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 तो याद करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देना, सैलरी रेम्युनरेशन कमीशन नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेंगे, ठीक है ना। और बात आए इंटरेस्ट ऑन लोन की, तो वो देना है, लेकिन कितने परसेंट? 6%। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा इनका? इक्वल रहेगा इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ये आपके पास पॉइंट्स है कि अगर पार्टनरशिप डीड ना हो तो कौन से रूल्स को हमें जो है फॉलो करना होता है। इसके बाद आपके पास स्टार्ट होता है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन पार्टनरशिप। तो स्टार्ट करते हैं फिर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। 11th स्टैंडर्ड में जो आपने अकाउंट्स पढ़े हैं ना, वो सारे के सारे अकाउंट्स आपने बनाने तो सीख लिए, पास हो गए आप, 12th में आ गए, तो इसका मतलब 11th में आपने अकाउंट बनाने सीख लिए है ना। तो जो अकाउंटिंग प्रोसीजर आपने यूज की थी वो सोल ओनरशिप की थी, याद है ना आपको? सबसे पहले आपने जर्नल बनाया, जर्नल के बाद आपने लेजर तैयार किया, उसके बाद फिर आपने तैयार किए लेजर के बाद बैलेंस निकाले लेजर के, और फिर आपने ट्रायल बैलेंस तैयार किया, ट्रायल बैलेंस से आपने तैयार किया फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट में आपको याद होगा आपने ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाया था। P&L अकाउंट में आपने एक तरफ सारी इनकम रिकॉर्ड कर ली थी, एक तरफ सारे एक्सपेंसेस, और फिर इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस करके आपका आ गया नेट प्रॉफिट। क्या आ गया था आपका? नेट प्रॉफिट। उस नेट प्रॉफिट का क्या करते थे? वो सारा का सारा नेट प्रॉफिट जो है ना, वो हम क्या करते थे, एक क्योंकि सिंगल ओनर था,
हम सारा का सारा प्रॉफिट उसकी कैपिटल में ऐड कर देते हैं, सारा प्रॉफिट टोटल बैलेंस शीट के अंदर। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्योंकि एक ओनर थोड़ी है बिजनेस का, अब तो एक से ज्यादा ओनर है, पार्टनरशिप हो रही है ना। तो एक से तो ज्यादा ही होंगे, कम से कम दो तो होंगे, 10 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं और 50 भी हो सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें ये सीखना होगा कि वो जो प्रॉफिट हुआ P&L अकाउंट से पता चल गया हमें साल के एंड में फाइनल अकाउंट बना के, तो उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए, वो चीज सीखनी है हमको। तो इसका मतलब बिल्कुल वही प्रोसीजर जो आपने 11th स्टैंडर्ड में सीखा, जैसे 11th में अकाउंट्स बनाए वैसे ही 12th में भी बनेंगे। आप पार्टनरशिप में भी वैसे ही अकाउंट्स बनते हैं जैसे कि सोल ओनरशिप में बनते थे, कोई फर्क नहीं है 1%। वही जर्नल, वही लेजर, वही ट्रायल बैलेंस, उसके बाद वही फाइनल अकाउंट्स, है ना, बिल्कुल सेम। बस जैसे ही आपका P&L अकाउंट से आपको प्रॉफिट पता चला, आपको अब उस प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद एक नया अकाउंट और सीखेंगे हम, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एक नया अकाउंट जो है वो हमें और बनाना सीखना है। ये सिर्फ इसीलिए बनाते हैं ताकि हम ये शो कर सके कि जो भी प्रॉफिट हमें हुआ है एट द एंड ऑफ द ईयर, उसको पार्टनर्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया है। ये नेचर में ना, जैसे P&L अकाउंट नॉमिनल अकाउंट होता है ना, ऐसे ये भी नॉमिनल अकाउंट ही है। ये P&L का एक्सटेंशन है, ये अलग से नहीं है एक प्रकार से देखा जाए। तो कैसे बनेगा देखो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो ऊपर हम लिखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये ना हमेशा आपको कैपिटल लेटर्स में लिखना है, हमेशा। तो P&L एप्रोप्रिएशन फॉर द ईयर एंडिंग, जैसा आप P&L के ऊपर लिखते थे ऐसे ही P&L एप्रोप्रिएशन के साथ भी यही आएगा, फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2000, जो भी ईयर हो आपका। ये आपका देखो फॉर्मेट क्या हो गया, टी शेप अकाउंट होता है ये आपका। देखिए टी शेप बन गया, ये डेबिट साइड हो गई और ये आपकी क्रेडिट साइड हो गई, क्रेडिट और ये डेबिट। अब आपने एक कॉलम डेबिट साइड में बना लेना है अमाउंट का, और एक कॉलम आपने क्रेडिट साइड में बना लेना अमाउंट का। ये आपका फॉर्मेट होता है देखो इसका, यहां पार्टिकुलर्स और यहां पार्टिकुलर्स। तो इस चैप्टर में सबसे मेन पॉइंट जो है ना वो यही है कि P&L एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हम शो करेंगे। एक तो आपको ये चीज सीखनी है, उसके बाद आपको ये सीखना है कि अगर ये प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन गलत हो गया, बाय चांस गलत बांट दिया आपने, तो उसको ठीक कैसे करेंगे, क्या एडजस्टमेंट करेंगे कि वो ठीक हो जाए। और एक तीसरा टॉपिक इसके अंदर आता है कि अगर किसी पार्टनर को आपने प्रॉफिट की गारंटी दे रखी है तो उस गारंटी को कैसे पूरा किया जाएगा। तो ये 3 मेन टॉपिक है जो इस चैप्टर में आपने सीखने हैं। इसके अलावा एक छोटा मोटा पॉइंट और है कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट कैसे बनते हैं, वो इसके बाद हम सीखेंगे। तो सबसे पहले आज ये है कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनता है। तो यहां से शुरुआत करोगे आप बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये हमारा नेट प्रॉफिट है जो आपको P&L अकाउंट से पता चला। जो भी अमाउंट हो, जो भी अमाउंट हो यहां लिखो आप। अब देखो, अब इस प्रॉफिट को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो क्या क्या देना होता है आपने पार्टनर्स को प्रॉफिट बांटते टाइम। याद रखना आपने कि ये जो प्रॉफिट का हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ये पार्टनरशिप डीड में पहले से लिख देते हैं रूल्स कि प्रॉफिट को बांटते टाइम क्या क्या देना आपने। पार्टनरशिप डीड में लिखे हुए रूल्स के अकॉर्डिंगली बांटा जाएगा प्रॉफिट हमेशा।
तो कैसे बांटते हैं देखो, सबसे पहले हम देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी। फर्स्ट पॉइंट, सपोज करो 3 पार्टनर है, ए बी सी, इन तीनों को कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा कैपिटल के ऊपर। क्यों देते हैं कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट इनको भला? ये जो पार्टनर होते हैं ना, ये कहते हैं कि अगर यही पैसा हम बिजनेस में लगाने की बजाय कहीं बैंक में डिपॉजिट कर देते तो बैंक वालों से भी तो इंटरेस्ट मिलता, बैंक से भी तो इंटरेस्ट मिलना ही था। तो ओनर ये कह रहे हैं, यानी पार्टनर ये कह रहे हैं कि हम जो पैसा बिजनेस में लगा रहे हैं तो हमें बिजनेस से क्या मिलना चाहिए? इंटरेस्ट मिलना चाहिए। आपको तो पता है, हमने अकाउंटिंग कंसेप्ट पढ़ी है, एक सेपरेट लीगल एंटिटी, पार्टनर अलग होते हैं और बिजनेस जो है वो अलग होता है ना। तो पार्टनर अगर किसी को पैसा देंगे बिजनेस को तो उससे ब्याज तो जरूर मिलेंगे, इसीलिए सबसे पहले हमें उन्हें क्या देना होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना होता है, और ये प्रॉफिट में से निकाल के ही देना है। बांट हम प्रॉफिट ही रहे, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम से बांट रहे हैं बस। दूसरे नंबर पे इनको सैलरी दी जाती है ए बी सी की, फिर कमीशन, कोई अच्छा काम करे, एक्स्ट्रा काम करे तो उसके लिए कमीशन भी हो सकता है, ए का, बी का, जिसका भी हो, ठीक है ना। तो पहले प्रॉफिट बांटते टाइम ये 3 चीजें जो है वो दी जाती है, ठीक है ना। बांट हम प्रॉफिट में फिर बता रहा हूं, लेकिन अलग अलग नाम से, ठीक है ना। बट तो यही रहा प्रॉफिट। उसके बाद कुछ पैसा कभी कभी फ्यूचर के लिए भी बचा लिया जाता है, उसे कहते हैं जनरल रिजर्व बना लेना। कुछ पैसा फ्यूचर के लिए बचा लिया, फ्यूचर आपको पता है अनसर्टेन होता है, कभी भी किसी भी टाइम पैसों में जरूरत पड़ सकती है, तो इसीलिए हर बिजनेस फर्म फ्यूचर के लिए कुछ पैसा प्रॉफिट में से बचा लेती है, उसे कहते हैं रिजर्व। अब एक उल्टा पॉइंट भी है यहां पे जो इधर आएगा, ये अमाउंट आपने पार्टनर से उल्टा लेना है, इसे कहते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। ये हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है। क्या होती है? हमारे बिजनेस के लिए इनकम होती है, इसीलिए क्रेडिट साइड में आती है। और ये चीजें, ये जो हम पार्टनर को दे रहे हैं, ये हमारे बिजनेस फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से खर्चा होता है, इसलिए डेबिट साइड में लिख रहे हैं इनको हम। फिर आप क्या करते हो? इसका टोटल करते हो। देखो, चलिए मान लेते हैं इन सब का टोटल जो है वो 5,10,000 आ गया, एज्यूम कर लिया ऐसे ही। और इन सब का टोटल ये आ गया 2,10,000। 510 माइनस 2,10,000, ये जो बचेगा इसे बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। क्या आ गया ये? डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट सारी एडजस्टमेंट करने के बाद का प्रॉफिट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के नाम पे दे चुके, सैलरी दे चुके, कमीशन दे चुके, उसके बाद जो बच गया प्रॉफिट वो है डिविजिबल प्रॉफिट। ये वो प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में उनके रेशो के अकॉर्डिंग बांटा जाएगा। है ये भी प्रॉफिट ही, ये खुद अपने नाम से प्रॉफिट के नाम से ही बढ़ना ही। 5-10 में से 2-10 माइनस कर दिए तो बचे 3 लाख के प्रॉफिट। तो इस तरीके से ये डिविजिबल प्रॉफिट आपने पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सपोज करो इनका रेशियो इक्वल है तो 3 लाख को आप इक्वली बांटोगे तीनों में इक्वल, तो ये 1 लाख ईच को मिल जाएगा, हर एक को 1 लाख मिल जाएगा। 1 लाख इसको, 1 लाख इसको, ऐसे ही 1 लाख इसको। और अगर इसका रेशियो मान लो 3:1 है, 3:1, अब कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे आप प्रॉफिट को? 3 लाख का प्रॉफिट है, 3 लाख इंटू में 3:1, 3 और 2 5 और 1 6। इसका मतलब आपने ना 3 लाख को 6 भागों में बांटना है, बराबर बराबर पार्ट्स में बांटना है। एक हिस्सा जो है ना 50,000 रुपया, 3 लाख को कितना हिस्सों में बांट दिया? 3 और 2 5 और 1 6, तो 6 बराबर पार्ट्स में बांट दिया, 50,000 रुपया आया। देखो एक हिस्सा, तो 50 इंटू 3, एक पहले पार्टनर को मिलेगा 150, 50 इंटू 2
ये 2 हिस्से दूसरा पार्टनर ले जाएगा, इसको मिलेगा 1 लाख, 50 इंटू 1 इसको मिलेगा 50,000। इस तरीके से 3 लाख का प्रॉफिट जो है वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो ये है आपके पास P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगली वीडियो में हम सीखेंगे कि ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। देखो ये तो कैलकुलेट करना, ये तो दे रखा होगा हमेशा, ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये सब चीजें कैसे कैलकुलेट की जाएंगी। तो पहले हम सीखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, तो वो देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।